As we're discussing about the journal entries in our topic, and we have done number of questions and number of entries, so that I hope you all are able to understand about the transactions and how to pass the entries in the journal. तो जैसा कि हम लोग अभी तक कर चुके हैं ऑलरेडी, जर्नल्स के वेरियस एंट्रीज को हम पास आउट कर चुके हैं, एंड हमने उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को अंडरस्टैंड करते हुए किस तरीके से उसकी एंट्री को पास करनी है वो हमने समझी, वो हमने अंडरस्टैंड किया किस तरीके से एंट्रीज पास करते हैं. एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट the format of the journal entry in the earlier, and after that we discussed about various transactions and various account under this particular heading. हमने नंबर ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया, लाइक व्हाट इज परचेज अकाउंट, व्हाट इज सेल्स अकाउंट, व्हाट इज परचेज रिटर्न अकाउंट, व्हाट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट. तो हमने उसके बारे में देखा, हमने उनके नेचर्स को डिस्कस किया, एंड हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से उसके रिगार्डिंग हम एंट्री पास करेंगे. So I hope till now you are able to pass the entries if you have faced any kind of transaction in front of you. तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कुछ एडजस्टिंग या एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में, लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लाइक बैड डेट. तो ये सब क्या है, ये सब आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, एंड उन एंट्रीज को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था. आई होप नाउ यू आर एबल टू पास द एंट्रीज रिगार्डिंग ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज. टुडे लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक जर्नल बाय डूइंग सम मोर एंट्रीज इन दिस चैप्टर. तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे अभी तक वो हमने क्वेश्चन कर लिया था, नियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 16 में हम कुछ देख लेंगे, कुछ एंट्रीज हम देख लेते हैं और उसको पास करते हुए चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग. तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, हमें फॉर्मेट प्रिपेयर करना होता है, एंड फॉर्मेट हमारा एज यूजुअल रहेगा. फॉर्मेट हमारा एज यूजुअल रहेगा. सबसे पहले लिख लेंगे जर्नल. जर्नल के बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम फॉर्मेट बना लेंगे. तो फॉर्मेट एज यूजुअल वही रहेगा, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. अभी तक हम वही फॉर्मेट करते आए हैं जर्नल का. आई अज्यूम दैट यू ऑल already know about the format. क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 16 कर लेंगे और डेट लिख लेंगे. डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट. Year is not mentioned in the question, so we just start with the date, January 5. On January 5, purchase goods for cash rupees 10,000 and spent 200 for their carriage. कि कभी भी गुड्स खरीदेंगे, कैरेज, व्हाट इज कैरेज? कैरेज क्या होता है, किराया भाड़ा होता है जो कि पे किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. तो कैरेज का खर्चा जब हम पे करते हैं तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर दी फॉर्म. तो फॉर्म के लिए कैरेज क्या है, एक्सपेंस है. कैरेज को हम अलग से दिखाएंगे. बिकॉज द गुड्स आर परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट एज यूजुअल, ठीक है. एंड कैरेज क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू, क्या किया गया है, कैश लेकर खरीदा गया है. इट मीन्स कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द फॉर्म, सो दैट कैश इज टू बी क्रेडिटेड. सो परचेज अकाउंट इज डेबिटेड
by 10,000 and 200 for carriage and 10,200 rupees paid by the firm. Next is next transaction is on January 10. Purchase machinery for cash rupees 50,000 and spend rupees 500 for its carriage. ठीक है, तो हम क्या करते हैं मशीनरी के केस में जो कैरेज का खर्चा होता है वो हम मशीनरी में क्या करते हैं इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो कैरेज जो है वो किराया भाड़ा होता है, वो अलग से हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अगेन, मशीनरी जो है मशीनरी अकाउंट डेबिट carriage account debit to cash is going out from the business, that's why cash is to be credited. How much paid for the machinery? The amount paid for machinery is rupees 50,000 and for carriage rupees 500. The total amount is paid for the machinery is 50,500 rupees. I hope you all are clear about the transaction. तो आप लोग यहाँ तक पहले देख लीजिए पहले, देन उसके बाद वी आर गोइंग टू फर्दर एंट्री। So next entry is on January 15. January 15. What is the transaction? The transaction is paid rupees 20,000 for cement, 10,000 for timber, and 5,000 as wages for the construction of building. I am going to repeat the transaction. Paid rupees 20,000 for cement, 10,000 for timber, and 5,000 for as wages for the construction of building. These all the metals are included in the building because the all metal are used for construction of building, and building is an asset of the firm. That's why building account debited to cash account because cash is going out for the construction. So what we have to do is add up all the amount which is paid for cement, paid for timber, and paid for wages. That is 20,000 plus 10,000 plus 5,000, that is 35,000. So the cost for building is 35,000 and the amount which is paid or going out from the business, that is 35,000 rupees. Then on January 17, purchase of an old machinery of rupees 20,000 and spend 2,500 on its immediate repair. Whenever a machinery is purchased and immediate expense on made on the machinery by the way of installation, by the way of repair, that amount is to be included in the cost of the purchase of machinery. So the entry will be on January 17, machinery account debited to cash account, and the amount is 20,000 plus 2,500, that is 22,500 rupees. Next is January 20. On January 20, paid rupees 500 for repairing some other machinery. It is the expense which is to be paid or made on the some other machinery. So the repair, this is the repair on other machinery. When machinery is once installed in the business and later on after few period of time they expense any
amount is spent on that machinery or repair of the machinery is known as expense for the machinery. So the entry will be on January 20. January 20 is repairing. That means repair. Repair is an expense, so that's why repair account debited to cash account. Repair is the expense for the firm. That's a nominal. As per the nominal account rule, repair account is to be debited, and the amount is to be paid by firm in the form of cash. So 500 for repair, and cash is going out from the business, that is 500 rupees. I hope this is all clear to everyone. Next, we have to do the question number 17. In question number 17, the question number 17, I am giving you as a homework. If there is any kind of transaction, any transaction is disturbing you, or you have find any kind of problem in any transaction, you may ask in the later on classes. Let's do question number 18. Question number 18 is generalize the following transaction of Rajkumar Traders timber merchant. He is a timber merchant. So if he is a timber merchant, then remember one thing. If you are a merchant of any, if you are a businessman in a machinery and production of machinery and selling the machinery is your uh, business, देन मशीनरी इज द गुड्स फॉर यू. जैसे कि फर्नीचर होता है और फर्नीचर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और फर्नीचर बेचना और खरीदना ही आपका काम है, देन फर्नीचर इज द गुड्स फॉर योर बिजनेस. So you are not going to purchase furniture on the name of furniture as an asset. You have to record furniture as the goods into that form. सिंपल सा इसका फंडा है कि अगर आपका किसी चीज का बिजनेस है तो वो आपके लिए गुड्स होता है, किसी भी चीज का. जैसे कि अगर आपका कार का बिजनेस है तो कार इज नॉट एन एसेट फॉर द फॉर्म, कार इज एन गुड्स फॉर द फॉर्म, बिकॉज फॉर्म इज परचेजिंग कार ऑन द रेगुलर बेसिस. तो कार क्या हो जाएगा, आपके लिए गुड्स हो जाएगा. अगर आपके बिजनेस का काम है कि मशीनरी खरीदना और अवेलेबल कराना ही आपका बिजनेस का काम है, तो मशीनरी क्या हो जाएगी, आपके लिए गुड्स हो जाएगी. सिमिलरली फर्नीचर अगर आपको खरीदना और बेचना आपका काम है, तो फर्नीचर आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, वेयर यू आर गोइंग टू परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर. ठीक है. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ लेंगे, प्रॉपरली रीड कर लेंगे. दैट ही इज अ टिम्बर मर्चेंट. टिम्बर मर्चेंट है यानी कि जितना भी अगर टिम्बर खरीदेगा बेचेगा बिजनेस में, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, गुड्स होगा. ठीक है. तो टिम्बर इज नॉट एन एसेट फॉर द फॉर्म, where the merchant is also known as timber merchant. So question number 18, purchase timber from Kuldeep Kumar for cash rupees 2000 and credit 10,000. तो यहाँ पर क्या है, टिम्बर मर्चेंट है राजकुमार ट्रेडर. तो जर्नल ऑफ राजकुमार हम बना लेंगे, और डेट यहाँ पर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर का यूज करेंगे. तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार. Purchase timber from Kuldeep Kumar means goods are purchased from Kuldeep Kumar. So purchase account is debited in his book to cash, because he paid 2000 as cash and purchased goods on credit for 10,000. So from Kuldeep, that's why we open the account in the name of Kuldeep Kumar. He becomes the creditor for the firm. So purchase account debited is 12,000, because 10 plus 2,000 is 12,000. He paid cash from the firm. 10,000 is going out. That's why 10,000 is to be credited, and 2,000 is going out. 2,000 is credited in the form of cash, and we create 10,000 of the creditor of the firm, because the timber was purchased for 10,000 on credit.
Next transaction is paid to Kuldeep Kumar in full settlement of his account rupees 9950. So how much amount of creditor Kuldeep Kumar is 10,000. It means firm had to pay to Kuldeep Kumar rupees 10,000, but in full settlement firm only paid amount rupees 9950. Second transaction paid in full settlement to the Kuldeep Kumar. How much amount to be paid to the Kuldeep Kumar? That is 10,000 rupees. And how much amount is to be paid? That is 9950. So the entry is first of all paid to Kuldeep Kumar. That's why Kuldeep Kumar is to be debited because he is the receiver. Kuldeep Kumar debited to not in the form of check. So that's why to cash is to be credited to cash and to discount received. The amount is settled with Kuldeep Kumar is rupees 10,000 and the amount which is paid is 9950, 9,950 rupees, and the discount received is 50 rupees. I hope everything is clear to everyone in this transaction. Next is paid rent in advance. I told you earlier, when you not paying your expenses on a due date, then it becomes liability for the firm. But if you pay any expense in advance, that become an asset for the firm. So rent paid in advance means prepaid rent. So third transaction is prepaid rent account debit, because prepaid is an asset of the firm and asset को हम क्या करते हैं डेबिट, always debit. तो prepaid rent account is debited to cash account, but the cash is going out from the firm, that's why cash is to be credited. The amount is which is paid for the rent in advance, that is 10,000 rupees. Purchase machinery rupees 1 lakh by check and carriage 2,000 and installation charge 1,000 paid in cash. I hope this is clear to everyone. If the machinery is purchasing and carriage and installation charges to be paid on the machinery, that all the cost is to be included in the machinery. Which means हम क्या करेंगे कि कैरेज के पैसे को भी मशीनरी में इंक्लूड कर देंगे और हम मशीनरी की कॉस्ट उतनी ही मानेंगे. तो एंट्री क्या करेंगे, बिकॉज मशीनरी इज परचेज, सो फोर्थ एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट to bank, because paid check for the machinery. ठीक है, मशीनरी का 1 लाख रुपए जो है विच इज टू बी पेड बाय चेक, बट कैरेज एंड इंस्टॉलेशन चार्ज इज पेड इन कैश. सो यहाँ पर टू बैंक एंड टू कैश दोनों हम दिखाएंगे, बिकॉज फ्यू अमाउंट विच इज टू बी पेड इन कैश. सो मशीनरी इज टू बी 1 lakh plus 2,000 plus 1,000, that is 1 lakh 3,000. Machinery is to be purchased. Machinery is purchased for 1 lakh 3,000, and to bank uh, that is 1 lakh rupees, because 1 lakh rupees is to be paid for the purchase of machinery and 3,000 rupees is to be paid in cash for the carriage and installation charge. Last entry is purchase goods for 50,000 from Govind and sold it to Manohar for 65,000. Here we have to do the two entries for the purchase and the sales. गुड मॉर्निंग अंजलि गुप्ता, बहुत लेट आए हैं, कोई दिक्कत नहीं. देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें फिफ्थ ट्रांजेक्शन करना है. आप वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके बाद में देख लीजिए. तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 5 हम देख लेंगे. फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है. यहाँ पर बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, गोविंद से उधार पे खरीदा और उधार पे सोल्ड टू मनोहर.
तो गोविंद से उधार पर 50,000 का परचेजिंग है एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर रुपीज 65,000. So the entry is to be purchases account debit to Govind for rupees 50,000. 50,000 रुपए का क्या किया है, गोविंद से खरीदा गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज परचेज इज टू बी मेड फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोविंद and sold it to Manohar. So Manohar debit because he is a debtor for the firm and to sales account because sales is the revenue and revenue is to be credited. So मनोहर को यहाँ पर क्या करेंगे, मनोहर का हम दिखा देंगे कितना रुपया मनोहर का शो करेंगे हम लोग 65,000 rupees is going to be received from Manohar, which means sold goods on credit to the Manohar for rupees 65,000. So that's all for the question number 18. Question number 19 में हम देख लेते हैं, सिमिलर ट्रांजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. So I want you all to do question number 19 by your own and you have to do this question also in pair notebook. ठीक है, कि आप क्वेश्चन नंबर आज का होमवर्क जो आपको दिया अभी तक क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 आप पूरा करेंगे. इफ देयर एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एनी ट्रांजैक्शन यू मे आस्क. एंड क्वेश्चन नंबर 19 का भी देख लेंगे जो कि क्योंकि अभी तक हम जितना भी ट्रांजैक्शन अभी करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में और 18 में दोज ऑल ट्रांजैक्शंस आर मिक्स्ड इन द क्वेश्चन नंबर 19 आल्सो. सो क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग कर लीजिएगा. हम देख लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 20 में बिकॉज देयर आर सम फ्यू ट्रांजैक्शंस व्हिच आर न्यू फॉर यू. ठीक है, तो न्यू फॉर यू देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में कि आखिर 20 में क्या है. क्या नया है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेंगे. याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क है अभी तक, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको खुद से करना है. क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेंगे. ठीक है, and let's start with transaction. Generalize the following transaction but there is no date is given, so we are going to use that is serial number. Serial number 1. So first transaction is goods for 50,000 were destroyed by fire. आग लगने से goods जो है वो destroy हो जा रहे हैं. If goods is destroyed by fire, it means it is a loss for the firm. So loss is debited as per the rule of nominal account. Loss by fire account debited to what is reduced from the firm, not cash. The thing which is reduced from the firm, that is goods and that are purchased. ठीक है, so purchases are reduced in this case. If purchases are reduced, then purchases account is to be credited here. आग लगने से सामान का नुकसान हो रहा है जो सामान फर्म के थ्रू खरीद कर लाया गया था. तो यहाँ पर जो नुकसान है वो सामान का हो रहा है, तो यहाँ पर गुड्स हम तो शो नहीं कर सकते हैं, बट जो रिड्यूस हो रहा है वो हमारा क्या रिड्यूस हो रहा है, वो हमारा परचेजेस का अमाउंट रिड्यूस हो रहा है. द अमाउंट ऑफ परचेज इज रिड्यूस्ड इन दिस ट्रांजेक्शन. So loss by fire account debit to purchases account. So how much amount is to be reduced? That is 50,000. 50,000 से हमारा परचेजेस जो है वो आग लगने की वजह से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है. Next is goods worth rupees 18,000 were distributed as a free sample and 20,000 were given away as a charity in cash. Again फॉर्म से क्या हो रहा है कि जो गुड्स है वो फ्री सैंपल के तौर पे दिया जाता है. Anything which are provided in the form of free sample to the public, that is for the advertisement. So it is included in the advertisement expense of the firm. So उसे हम किस में include करते हैं, advertisement expense में include करते हैं. तो free sample कभी भी बोलेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, advertisement expense open करेंगे. Again it is a kind of loss for the firm. Firm is facing the loss only because for the benefit in future. So this is the kind of expenses which is made
राइट नाउ फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, फॉर्म फ्री सैंपल पे दे रही है। देख लेते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या होगा। फ्री सैंपल, फ्री सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में भी क्या होता है, एक्सपेंस है। सो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज टू बी एप्लीकेबल ऑन दैट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। दूसरा क्या है, चैरिटी के फॉर्म में फॉर्म क्या कर रही है, गुड्स को दे रही है। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिड्यूस क्या हो रहा है, परचेजेस अकाउंट रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फ्री सैंपल के तौर पे भी सामान दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, गुड्स का परचेजेस जो है वो रिड्यूस, यानी गुड्स जो है फॉर्म से रिड्यूस हो रहे हैं। एंड चैरिटी में भी दान किया जा रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि गुड्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो दोनों फॉर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंस नेचर का हो जाता है कि फॉर्म चैरिटी कर रही है और फॉर्म क्या कर रही है, फ्री सैंपल पे गुड्स को दे रही है टू दी पब्लिक for the purpose of kind of advertisement. So charity is to be used as known as charity, but the free sample is used in the name of by the name of advertisement expense. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही बिजनेस के लिए एक तरीके से खर्चा और एक नुकसान है, तो दोनों पे रूल जो है वो नॉमिनल अकाउंट का एप्लीकेबल होता है। दैट्स व्हाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और चैरिटी को भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को भी डाउट नहीं होगा कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हमने क्यों डेबिट किया और चैरिटी को हमने क्यों डेबिट किया। दिस इज फॉर द फ्री सैंपल एंड दिस इज फॉर द चैरिटी। एंड जो फॉर्म से रिड्यूस हो रहा है वो क्या है, परचेज रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि परचेज रिड्यूस हो रहा है कितने से, टोटल परचेज रिड्यूस हो रहा है 18,000 का जो है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए दिया गया और 20,000 रुपीज इज टू बी पेड फॉर चैरिटी। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, सामान जो है चैरिटी पे दे दिया गया और फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया गया, जिससे कि रिड्यूस जो हो गया, परचेज कितने से रिड्यूस हो गया, 38,000 का रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे वो क्या है, गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 एंड कैश 40,000 were taken away by the proprietor for his personal use. I already told you, whenever anything is to be taken from the firm for the personal use or proprietary use is to be drawings. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुड्स सामान लेकर गया है, प्रोप्राइटर 25,000 का सामान लेकर जा रहा है और 40,000 रुपीज कैश लेकर जा रहा है फॉर्म से फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, वी हैव टू ओपन दी ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सामान लेकर गया है तो यहाँ पर क्या होगा, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज परचेज रिड्यूस हो जाएगा उतने से, और कैश भी लेकर गया है तो कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी वी हैव टू क्रेडिट द कैश। ठीक है, तो कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो टोटल जो परचेज रिड्यूस हुआ, सामान जो है वो गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 इज टू बी टेकन बाय द प्रोप्राइटर एंड कैश जो है वो 40,000 का लेकर गया है, दैट मीन्स द टोटल इज 65,000 रुपीज। The worth of 65,000 rupees is to be taken by the proprietor for personal use from the firm. Goods worth rupees, next transaction, goods worth rupees 20,000 and cash rupees 5,000 given away as the charity. In the form of charity, सामान जो है वो 20,000 का सामान दे दिया गया है और 5,000 रुपए का क्या किया जा रहा है, चैरिटी पे दे दिया जा रहा है। मतलब चैरिटी में 5,000 कैश दे रहे और 20,000 का सामान दे रहे, इट मीन टोटल 25,000 वर्थ ऑफ 25,000 रुपीज इन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द फर्म इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्थ ट्रांजेक्शन हम देख लेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन इज गुड्स वर्थ रुपीज 20,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर चैरिटी में दिया जा रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डेबिटेड द चैरिटी
ठीक है, चैरिटी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। एंड दूसरा क्या है, गुड्स, गुड्स लेकर जा रहा है तो परचेजेस रिड्यूस हो रहा है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, कैश भी दिया जा रहा है तो कैश इज ऑल्सो क्रेडिटेड। ठीक है, कैश एंड परचेज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बिकॉज गुड्स जो है वो लेके जाया जा रहा है, चैरिटी के फॉर्म में दिया जा रहा है, एंड कैश जो है 5,000 रुपीज दिया जा रहा है। तो 5,000 रुपीज कैश इज टू बी गिवन अवे एज अ चैरिटी, एंड गुड्स जो है वो 20,000 रुपीज का दिया गया है, विच मीन्स टोटल in the form of charity is provided is rupees 25,000. So 25,000 rupees worth rupees goods were provided to the charity. नेक्स्ट हम देख लेंगे, इसको इतना कर लेंगे और करने के बाद हम नेक्स्ट देख लेंगे कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या बोल रहा है कि कैश रुपीज 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। जो ट्रेडर है उसकी तिजोरी से 1 लाख रुपए का कैश चोरी हो रहा है। ठीक है, कैश चोरी हो रहा है, तो कैश अगर चोरी हो रहा है ऑब्वियस सी बात है कि लॉस हो रहा है। लॉस किस चीज का हो रहा है, कैश का हो रहा है। तो एंट्री हम क्या करेंगे, लॉस में। आखिर हम बताएंगे कैसे, यहाँ पर हम जर्नल में दिखाएंगे कैसे कि आखिर हमारा नुकसान हो रहा है। हम उसको शो करेंगे लॉस बाय थेफ्ट के नाम से। अब लॉस है तो लॉस इज टू बी डेबिटेड, एंड लॉस किस चीज का हो रहा है, कैश का हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू क्रेडिट दी कैश ट्रांजेक्शन। बहुत लेट आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए जो भी मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का हमने पहला ट्रांजेक्शन किया। पहले ट्रांजेक्शन में क्या है कि आग लगने से सामान जल गया, आग लगा है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर इज टू बी डेबिटेड बिकॉज आग लगा है। तो आग लगने से नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले लॉस को डेबिट करेंगे, तो लॉस बाय फायर 50,000 रुपीज। नुकसान किस चीज का हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस हमारा परचेजेस हो रहा है, सामान रिड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग परचेजेस अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट को ही हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज हम गुड्स तो शो नहीं करते हैं। सपोज दैट मैं रिटेलर हूँ, मैंने होलसेलर से सामान खरीदा और मैं सामान खरीद के ला के रखा, अब आग लग गई, जल गया मेरा सामान, तो मेरा रिड्यूस क्या होगा, मेरा सामान तो जला लेकिन वो रिड्यूस क्या हुआ, मेरा परचेज, क्योंकि मैं परचेज करके लाया था, वो परचेज मेरा रिड्यूस हो गया 50,000 से जलकर। तो लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट हम परचेज को करते हैं इस कंडीशन में। ये दीज आर दी कुछ क्या बोलते हैं, दीज आर दी सम स्पेशल क्या बोलते हैं कंडीशन और सिचुएशन इन विच वी हैव टू क्रेडिट दी परचेज अकाउंट। ये कुछ सिचुएशन होता है जिनमें हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज परचेज 50,000 रुपीज से रिड्यूस हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट किया है और चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया है। ऐसा क्यों किया है, बिकॉज हमने फ्री सैंपल पे गुड्स जो है वो बांट दिया। फ्री सैंपल पे गुड्स को बांटने का मतलब क्या है कि हम अपने सामान का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। So it is included in the advertisement expense. That's why we debited the advertisement expense account. और दूसरा क्या है, चैरिटी, मतलब दूसरा जो गुड्स रिड्यूस हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, चैरिटी के फॉर्म में। दान हमें हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे फॉर्म के लिए वो भी क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस और लॉसेस में काउंट किया जाता है। दैट्स व्हाई चैरिटी इज टू बी डेबिटेड ऑल्सो। देन उसके बाद टू परचेज अकाउंट को ही रिड्यूस करेंगे बिकॉज दोनों ही केस में सामान जो है वो क्या हो रहा है, फॉर्म का रिड्यूस हो रहा है। गुड्स जो है वो 38,000 रुपीज से रिड्यूस हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ 18,000 एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड 20,000 इन द चैरिटी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट क्या था, ड्रॉइंग्स किया गया है, विड्रू किया गया है, किस चीज का, सामान का। सामान भी निकाला गया है और कैश भी निकाला गया है, कितने का, 40,000 का। किस चीज के लिए, प्रोपराइटर के पर्सनल यूज के लिए। तो वेन एवर एनीथिंग इज टू बी यूज बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, it is a drawing for the firm. So drawing account debited, as we know, drawing account debited to purchase because उसने क्या किया है, 25,000 का सामान निकाला है फॉर्म से। तो जब प्रोपराइटर ने 25,000 25,000 का सामान जब विड्रू किया फॉर्म से, तो फॉर्म से क्या हो गया, परचेज 25,000 से रिड्यूस हो गया। दैट्स व्हाई टू परचेजेस अकाउंट वी हैव टू क्रेडिट दी परचेज अकाउंट। एंड he also withdrew cash of rupees 40,000, so firm's cash is also reduced by 40,000. That's why we have to credit cash account. In next transaction, charity is to be paid. Charity, again charity is to be made by the firm, but in this case the goods are for 20,000 and cash are provided as a charity for rupees 5,000, which means purchases are reduced by 20,000 and cash are reduced by 5,000 in the form of charity. So charity account is to be debited because charity is the expense for the firm. So charity account debited
टू परचेज बिकॉज गुड्स आर रिड्यूस्ड बाय 20,000 एंड टू कैश बिकॉज कैश आर रिड्यूस्ड बाय 5,000। तो जब कैश दिया तो कैश इज गोइंग आउट क्रेडिटेड, परचेज रिड्यूस हो रहा है, परचेज क्या है, रिड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई परचेज ऑल्सो 20,000। समझ में आया कि हमारा खर्चा क्या है उतने से कम हो गया, जब हमने दे दिया तो उतने से हमारा एक्सपेंसेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, परचेज को भी क्रेडिट कर देते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। लास्ट वाला एक एंट्री देख लेते हैं और यहाँ पर खत्म करते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, लास्ट ट्रांजेक्शन है कि लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, चोरी हो गया है आयरन सेफ से, किसके, ट्रेडर के आयरन सेफ से। तो लॉस बाय, उसको हम लिखेंगे क्या, उसको हम लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, चोरी के वजह से नुकसान हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट डेबिटेड टू, किस चीज का नुकसान हो रहा है, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 1,00,000 रुपए जो है वो फॉर्म से चोरी हो चुका है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और एक और क्वेश्चन आप लोग करेंगे, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रांजेक्शन वी हैव डन राइट नाउ, ठीक है, कि इन्हीं ट्रांजेक्शंस के बेसिस पर आगे का क्वेश्चन नंबर 21 में भी सेम ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर एबल टू डू each and every single transaction. If you have any problem in the transactions, may ask in the next class। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो भी आगे हमें न्यू ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में है, तो उन क्वेश्चन नंबर 23 को हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक खुद से करेंगे। एंड यू ऑल्सो हैव टू डन ईच एंड एवरी सिंगल इलस्ट्रेशन ऑफ दैट क्वेश्चन, कि पीछे जो सेम आपके इलस्ट्रेशन होंगे उन इलस्ट्रेशन को भी आप क्या करेंगे, देखते हुए और करते हुए चलेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।